आज का हमारा टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, व्यापार का अधिग्रहण। इसमें हम देखेंगे असर्टेनमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन यानी क्रय प्रतिफल का निर्धारण। यदि कोई नव स्थापित कंपनी किसी चालू व्यवसाय को खरीद लेती है तो इसे कंपनी द्वारा व्यापार का क्रय या अधिग्रहण कहा जाता है। जो संस्था अपना चालू व्यापार विक्रय कर रही है वह एकल व्यवसायी, साझेदारी संस्था या अन्य कंपनी हो सकती है। इसे व्यापार विक्रेता मतलब वेंडर कहते हैं। इसी प्रकार एक एकल व्यापारी या साझेदारी फर्म अपने व्यापार को कंपनी में बदल लेते हैं तो ऐसे परिवर्तन को भी हम कंपनी द्वारा व्यापार का क्रय कहते हैं। यानी यदि किसी एकल व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को भी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया है तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ये भी हमारा एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बाय कंपनी कहलाता है। व्यापार का क्रेता व्यापार विक्रेता को उक्त व्यवहार के बदले जिस राशि का भुगतान करता है उसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। व्यापार क्रय पर क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की या विक्रेता संस्था की समस्त संपत्तियां ले सकती है, समस्त संपत्तियां एवं दायित्व दोनों ले सकती है या फिर कुछ विशिष्ट संपत्तियां दायित्व ले सकती हैं। इस संबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो हम ध्यान रखेंगे क्रय प्रतिफल निकालते समय। जैसे यदि केवल इतना कहा जाए कि व्यापार क्रय किया गया है तो इसका अर्थ है कि विक्रेता ने समस्त संपत्तियां एवं समस्त दायित्व क्रय किए हैं। समस्त संपत्तियां से आश्चर्य नकद रोकड़ सहित, कैश बैलेंस सहित समस्त संपत्तियों से है, परंतु इसमें हम अन्य गैर चालू संपत्तियां या लाभ हानि खाते का विवरण क्षेत्र, स्थगित आयगत व्यय यानी हम इसमें फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियों को शामिल नहीं करते हैं। जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब जो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। समस्त दायित्वों में पूंजी तथा संचय एवं आधिक्य के अतिरिक्त समस्त दायित्व लिए जाएंगे। दायित्व में सिर्फ वो दायित्व लिए जाएंगे जो आउटसाइडर्स के लिए हैं। पूंजी यानी कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को दायित्वों में शामिल नहीं किया जाएगा। व्यापार के स्वामी द्वारा प्रदान किए गए ऋण एवं आयोजन को हम दायित्व में शामिल करेंगे, यानी रिजर्व सरप्लस शामिल नहीं होंगे, लेकिन प्रोविजंस यदि बनाए गए हैं तो वो लायबिलिटीज़ में शामिल किए जाएंगे। जब तक प्रश्न में कुछ अतिरिक्त ना कहा जाए समस्त संपत्तियों एवं दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर ही लिया जाएगा। यदि प्रश्न में कोई सूचना नहीं है संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य के बारे में, क्रय प्रतिफल की गणना करते समय समस्त संपत्ति एवं दायित्व जो लिए गए हैं उन्हें पुस्तक मूल्य पर ही लिया जाएगा। कुछ संपत्ति एवं दायित्व जो विक्रेता की पुस्तकों में नहीं है, प्रश्न में स्पष्ट उल्लेख होने पर इसे भी क्रेता कंपनी ले सकती है, जैसे ख्याति या संदिग्ध दायित्व, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बुक्स में दिखाई हुई नहीं है लेकिन उसे क्रेता कंपनी खरीद रही है तो उसे भी हम क्रय प्रतिफल में शामिल करेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम क्रय प्रतिफल की गणना करते हैं। क्रय प्रतिफल की गणना करने की दो विधियां हैं। इसमें पहली विधि है हमारी शुद्ध भुगतान विधि, नेट पेमेंट मेथड। व्यापार विक्रेता एवं क्रेता कंपनी के मध्य हुए समझौते के अनुसार क्रेता कंपनी यानी जो बायर कंपनी है, जो परचेजर कंपनी है, वह विक्रेता को जो कुछ भी भुगतान करती हो शुद्ध भुगतान विधि से निकाला गया क्रय प्रतिफल कहलाता है। शुद्ध भुगतान विधि में क्रय प्रतिफल ज्ञात करते समय कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार हैं। पहली, यदि क्रेता कंपनी ने आपसी समझौते के अंतर्गत व्यापार क्रय करने हेतु कोई निश्चित राशि विक्रेता कंपनी को दिया है तो यही हमारा क्रय प्रतिफल कहलाएगा। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि क्रेता कंपनी ने तय किया है कि वो क्रय करने के बदले में 25 लाख रुपए देगी, तो इसका मतलब हमारा क्रय प्रतिफल 25 लाख रुपए होगा। क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी को जिस रूप में जितना जितना भुगतान किया है उन सभी का सामूहिक मूल्य भी हमारा क्रय प्रतिफल होता है। यदि भुगतान एक लमसम में किसी कैश के रूप में ना देकर अलग अलग रूप में दिया गया है तो उन सब का जो योग होगा, जो टोटल होगा, वो हमारा क्रय प्रतिफल कहलाएगा। जैसे राम लिमिटेड ने श्याम एंड सन्स के चालू व्यवसाय का क्रय किया। आपसी समझौते के अनुसार राम लिमिटेड विक्रेता को भुगतान करती है 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी अंश 25 रुपये पर निर्गमित करती है, 100 रुपये वाले 10,000 10% डिवेंचर्स तथा 1 लाख रुपए कैश देती है। तो इस प्रकार क्रेता कंपनी ने विक्रेता को जिस रूप में अंश, ऋण पत्र एवं नकद राशि
जितना जितना भुगतान किया है उन सभी का जो टोटल होगा वो हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्रय प्रतिफल हो जाएगा 36 लाख, क्योंकि 1 लाख शेयर 25 की रेट पर यानी 25 लाख की शेयर दिए हैं। यहाँ पर 10 लाख रुपए का हमको डिबेंचर्स दिए हैं और 1 लाख का कैश है। तो टोटल हमारा यहाँ पे 36 लाख का भुगतान किया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्रय प्रतिफल यानी परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा 36 लैक्स। ऐसी सिचुएशन एक और ये भी हो सकती है कि क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की पूंजी एवं दायित्वों के लिए जो भी भुगतान किया जाए उन सभी का योग हमारा परचेज कंसिडरेशन या क्रय प्रतिफल होगा। उक्त उदाहरण में क्रेता कंपनी राम को उसकी पूंजी के बदले 10 रुपये वाले 40,000 इक्विटी अंश जो 25 पर निगमित किए जाएंगे, 100 रुपये वाले 4,000 ऋण पत्र देगी, शाम को 10 रुपये वाले 60,000 इक्विटी अंश जो 25 में निगमित किए जाएंगे देगी, तथा राम एंड श्याम एंड सन्स के दायित्वों का भुगतान करने हेतु 1 लाख कैश और 6,100 रुपये वाले ऋण पत्रों का निर्गमन करेगी। तो इस तरीके से हमारा इन सबको हम जोड़ लेंगे आपस में। जैसे राम को हमने 10 लाख के अंश दिए हैं, 4 लाख के डिबेंचर्स दिए हैं, शाम को हमने 15 लाख के अंश और 6 लाख के दायित्वों का भुगतान किया है, 1 लाख रुपये हमने कैश दिया है। तो टोटल हमारा निकल जाएगा 36 लैक्स। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं शुद्ध भुगतान विधि से। पहला, जिसमें एक फिक्स अमाउंट पहले से तय होती है कितना भुगतान करेंगे। दूसरा, जो संपत्तियां दायित्व क्रय किए गए उसके बदले में जो अलग अलग रूप में जिस तरह से भुगतान किया गया हो उन सबको आप जोड़ देंगे। तीसरा, यदि दायित्वों के भुगतान के लिए पूंजी और दायित्वों के भुगतान के बदले में राशि दी गई है तो उन सबका योग भी हमारा परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। तो 3 तरीकों से हम परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हैं। जो दूसरी विधि है उसका नाम है नेट असेट्स मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि। यदि क्रेता एवं विक्रेता के मध्य क्रय प्रतिफल का कोई समझौता नहीं हुआ है या समझौते में कुछ राशियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो फिर परचेज कंसिडरेशन का निर्धारण हम शुद्ध संपत्ति विधि के आधार पर करेंगे। जैसे सत्या लिमिटेड का निर्माण सत्या के चालू व्यापार को क्रय करने के लिए हुआ, क्रय प्रतिफल के विषय में कोई समझौता नहीं हुआ तो क्रय प्रतिफल का निर्धारण शुद्ध संपत्तियों के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार यदि भुगतान के लिए निम्न राशियां देने को कहा गया, 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी अंश 25 में निगमित किए जाएंगे, 100 रुपये वाले 10,000 ऋण पत्र शेष किए जाएंगे, शेष राशि नकद में दी जाएगी। यदि नकद का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो, शेष राशि लिखा हुआ हो तो भी क्रय प्रतिफल का निर्धारण हम नेट असेट्स मेथड से या शुद्ध संपत्ति विधि से करेंगे। शुद्ध संपत्तियों की गणना का तरीका हमारा ये होता है कि क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता की ली गई संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकित मूल्य, यानी जो जो संपत्तियां क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी से खरीदी है उनकी रिवैल्यूड वैल्यू ले लेंगे और उसमें से हम दायित्वों की जो उसने ली है उनकी रिवैल्यूड वैल्यू घटा देंगे, तो जो शेष राशि बचेगी वो हमारी हो जाएगी शुद्ध संपत्ति विधि से क्रय प्रतिफल। और यदि प्रश्न में रिवैल्यूड वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो फिर हम पुस्तक मूल्य से निकाल लेंगे नेट असेट्स। यानी नेट असेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टोटल असेट्स ऑफ वेंडर टेकन ओवर एट रिवैल्यूड वैल्यू, इफ रिवैल्यूड प्राइस इज नॉट गिवन देन बुक वैल्यू, माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज ऑफ वेंडर टेकन ओवर एट रिवैल्यूड वैल्यू। तो ये तरीका होगा हमारा नेट असेट से परचेज कंसिडरेशन निकालने का। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है ख्याति और कैपिटल रिजर्व की गणना करना। यानी हम नेट असेट्स मेथड से जब भी ये निकालेंगे या नेट असेट मेथड से हमको परचेज कंसिडरेशन हमेशा ही निकालना है। तो यदि प्रश्न में भुगतान विधि से आपको पीसी दे रखा है तो हम नेट असेट्स की तुलना करेंगे उसके क्रय प्रतिफल से। जैसे यहाँ पर ख्याति का मूल्य कैसे निकालेंगे कि प्रश्न में हम परचेज कंसिडरेशन हमने निकाल लिया, जो भी प्रश्न में सूचना दे रखी है, और नेट असेट हमने खुद ने निकाला है। तो यदि हमारा परचेज कंसिडरेशन नेट असेट से ज़्यादा है तो डिफरेंस जो होगा वो हमारे लिए गुडविल हो जाएगी, और यदि हमारी नेट असेट्स परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो डिफरेंस हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो हमें प्रश्न में नेट असेट से परचेज कंसिडरेशन हमेशा ही निकालना है, चाहे हमें भुगतान विधि से सूचना दे रखी हो चाहे नहीं दे रखी हो। यदि भुगतान विधि से सूचना नहीं दे रखी है तो यही नेट असेट्स हमारे लिए परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा, और यदि सूचना दे रखी है तो हम इसकी तुलना करेंगे दी हुई परचेज कंसिडरेशन से, और डिफरेंस में यदि हमें फ़ायदा हो रहा है तो वो हमारे कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, यदि हमें नुकसान है तो हम मान लेंगे कि हमने एक्सेस पेमेंट गुडविल के रूप में किया है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे हमें किस तरीके से परचेज कंसिडरेशन निकालना है।
जैसे इस प्रश्न में आपको दे रखा है, इसमें बैलेंस शीट में आपको सूचना दे रखी है और ये कह रखा है कि उक्त तिथि को स्मिथ लिमिटेड ने स्मिथ एंड सन्स व्यापार को क्रय किया। इसमें हमको क्रय प्रतिफल की राशि की गणना करनी है। तो हम इसमें क्रय प्रतिफल किस प्रकार निकालेंगे, तो जो भी संपत्तियां ली हैं, चूँकि इसमें रिवैल्यूड वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, सिंपल वे में हम देखेंगे कि कोई अलग फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने को मार्केट वैल्यू की, तो हम यहाँ पर सारी बुक वैल्यूज़ लेंगे। यानी बिल्डिंग यहाँ पर आएगी 4,20,000 रुपये, प्लांट मशीनरी आएगी 3,30,000, इन्वेस्टमेंट्स 2,20,000, डेटर्स 80,000, स्टॉक 80,000, बैंक 40,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस चूँकि हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है, कृत्रिम संपत्ति है, तो इसको पीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। और जब इसमें से दायित्व हम लेस करेंगे तो दायित्व में हमें पूंजी और रिजर्व को छोड़ देना है, बाकी सब हमारे दायित्व हैं यहाँ पे। तो दायित्व में एक तो लोन आ जाएगा पी स्मिथ का 1,20,000, एक मिसिज एम स्मिथ का 80,000 और क्रेडिटर्स आ जाएंगे 2 लाख के। तो असेट्स की टोटल में से हम लायबिलिटीज को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। तो ये निकल जाएगा इस तरीके से। सिंपल वे में हम जब निकालते हैं परचेज ऑफ नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन, तो सबसे पहले इसमें सारी असंगतियाँ आ जाएगी। तो टोटल ऑफ असेट्स टेकन ओवर, जो अपने संपत्तियाँ ली हैं वो हम ले लेंगे। तो संपत्तियाँ हमने यहाँ पे ली हैं, क्योंकि कोई अलग सिंपल वे में निकालना है बिना किसी फर्दर सूचना के। तो सारी संपत्तियाँ आ जाएंगी सिर्फ कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर। तो यहाँ पे बिल्डिंग्स आ जाएगी ₹4,20,000, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी 3,30,000, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे 2,20,000। ऐसा हम तब करेंगे जब क्वेश्चन में कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो। डेटर्स 80,000, स्टॉक 80,000 एंड बैंक 40,000। कृत्रिम संपत्तियों को यानी डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L या प्रीलिम एक्सपेंसेस दे रखा है तो उसे हमें शामिल नहीं करना है। तो ये हमारी निकल जाएगी टोटल असेट्स 11,70,000 रुपीज़। इसमें से हम लेस कर देंगे लायबिलिटीज़ टेकन ओवर, लायबिलिटीज़ टेकन ओवर। तो लायबिलिटीज़ हमारी 3 थी। एक थी हमारा क्रेडिटर्स ₹2 लाख, एक था हमारा लोन मिसिज एम स्मिथ लोन, ये था हमारा 80,000 और एक था मिस पी स्मिथ लोन, ये है हमारा 1,20,000। तीनों का टोटल हम लेस कर देंगे यहाँ पे से 4 लाख, तो हमारा आ जाएगा 7,70,000 नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन। नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन। तो ये तरीका है हमारा निकालने का सिंपल वे में। यहाँ पे आगे कह रखा है कि उक्त तिथि को स्मिथ लिमिटेड ने जो करनी है, इसमें क्रय प्रतिफल निकालना है 2 अलग सिचुएशन में। फर्स्ट, यदि विनियोग देनदार एवं लेनदार क्रेता कंपनी ने नहीं लिए हों, मतलब यदि क्रेता कंपनी डेटर्स को, क्रेडिटर्स को और इन्वेस्टमेंट्स को परचेज नहीं करती है तो फिर हमारा क्रय प्रतिफल क्या होगा। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो हम पीसी निकालते समय डेटर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे हमने दे रखा है, तो टोटल हमारा यहाँ पे असेट्स है 11 लाख, टोटल असेट्स दे रखी है इसमें 11,70,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट है 2,20,000 और डेटर्स है हमारे 80,000। तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स को और डेटर्स को इसमें से हम हटा देंगे। तो हमारी जो नेट असेट्स है
वो आ रही हैं 8,70,000। इसमें से लेस कर देंगे हम टोटल लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़ हैं हमारी यहाँ पर 4 लाख, जिसमें से क्रेडिटर्स को हम हटा देंगे 2 लाख के, तो यहाँ टोटल लायबिलिटी सिर्फ आ जाएंगी मिसिस स्मिथ का लोन और पी स्मिथ का लोन। टोटल यहाँ पे लायबिलिटी आ जाएगी 2 लाख रुपीज़ की। तो यदि हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो फिर हमारा जो पीसी या नेट असेट जो हमारी आ जाएगी वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6,70,000 रुपीज़। इसमें एक सेकेंड सिचुएशन और दे रखी है, उसमें कह रखा है कि यदि उपरोक्त जो भी सूचनाएं हैं उसमें हम बिल्डिंग को 7 लाख पर, प्लांट मशीनरी को 3 लाख रुपए पर रिवैल्यूड करके लें तो फिर हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या होगा। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो हम बिल्डिंग को और प्लांट को रिवैल्यूड वैल्यू लेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग लेनी है यहाँ पर अपने को 7 लाख रुपए पर, प्लांट लेना है हमको 3 लाख पर। बाकी सब सूचनाएं हमारी एज इट इज़ आ जाएंगी बुक वैल्यू पर। इन्वेस्टमेंट थे हमारे 2,20,000, डेटर्स था हमारा 80,000, स्टॉक है 80,000 एंड बैंक है 40,000। तो यदि हम बिल्डिंग और प्लांट को रिवैल्यूड वैल्यू पर लेते हैं तो जो हमारी टोटल असेट्स है वो हमारी आ जाएंगी 14,20,000। दायित्वों में कोई भी चेंज नहीं है तो इसमें से लेस कर देंगे हम उसमें वही हमारा क्रेडिटर्स आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ का। मिसिज एम स्मिथ्स लोन था हमारा 1,20,000 का एंड पी स्मिथ्स लोन था हमारा 80,000। तो हम इसमें से लेस कर देंगे 4 लाख रुपीज़ की लायबिलिटी। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो आ जाएगा यहाँ पर 10,20,000 रुपीज़। तो ये हमारी नेट एसेट्स हो जाएगी और यही हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। इससे क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब भी हमको पीसी निकालना है तो हम क्वेश्चन में जो भी सूचना दे रखी है, जो गाइडलाइन दे रखी है उसको फॉलो करना है। यदि नेट एसेट्स विधि से हमको निकालना है या स्पष्ट सूचना नहीं है कि कैसे निकालना है तो भी हमको नेट एसेट्स विधि से ही पीसी निकालना है। यदि कोई स्पष्ट सूचना नहीं है तो सारी संपत्तियों को हम ले लेंगे उसकी बुक वैल्यूज़ पर, इन सबको ले लेंगे हम उसकी बुक वैल्यू पर। बस ये ध्यान रखना है हमको कि उसमें कृत्रिम संपत्तियों को एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स, कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ते हुए सारी संपत्तियां आ जाएंगी बुक वैल्यू पर। ऐसे सारे हमारे दायित्व जो है वो भी आ जाएंगे बुक वैल्यू पर, उसको हम घटा देंगे तो जो बचेगा लास्ट हमारा ये निकल जाएगा परचेज कंसिडरेशन, ये फिर ये निकल जाएगी हमारी नेट असेट्स। यदि क्वेश्चन में कुछ संपत्तियों को दायित्वों को छोड़ने के लिए कह रखा है तो उनको हम छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और डेटर्स को छोड़ने के लिए कहा था कि उसको क्रय नहीं कर रहा है, तो जिन संपत्तियों को क्रय नहीं कर रहा है उनको हमको शामिल नहीं करना है और जिन दायित्वों को नहीं कर रखा है उनको भी हमको शामिल नहीं करना है। तो सिर्फ जो संपत्तियां ली गई हैं उसके वैल्यू में से लिए गए दायित्वों के वैल्यू को घटा देंगे तो भी हमारा निकल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। यदि किसी पर्टिकुलर असेट्स या दायित्व को किसी रिवैल्यूड वैल्यू पे लेने के लिए कहा गया है तो उनको हम रिवैल्यूड वैल्यू पर लेकर वही असेट्स में लायबिलिटी घटा के निकाल लेंगे परचेज कंसिडरेशन। तो ये तरीका है हमारा नेट असेट्स विधि से परचेज कंसिडरेशन निकालने का। आज के लिए इतना ही।